हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूरियर क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं व्याख्यान विधि पर। व्याख्यान विधि क्या होता है, इसके उपयोगिता क्या क्या है, इसके गुण क्या हैं तथा इसके दोष क्या है। आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले अपने वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि को ही हम अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहते हैं। उस पर हमने चर्चा किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसको एक बार हम फिर शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक जो हमारा विधि होता है, ह्यूरिस्टिक विधि को ही हम अन्वेषण विधि या खोज विधि कहते हैं। यह गणित विषय के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, ठीक है। इसमें इसका जो ह्यूरिस्को शब्द यूनानी भाषा की ह्यूरिस्को शब्द से ह्यूरिस्टिक हमारा बना है। इसका जो अर्थ होता है, यानी कि तात्पर्य होता है ह्यूरिस्को का, वो होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ, ठीक है। तो हमारे ह्यूरिस्टिक विधि से हम यही तात्पर्य हमारा है कि इसमें छात्र स्वयं करके, यानी कि स्वयं अन्वेषण द्वारा छात्र स्वयं खोज के सक्रिय होकर इसमें सीखता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं व्याख्यान विधि पर। इसमें देखते हैं कि व्याख्यान विधि क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं व्याख्यान विधि का उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था। जैसा कि हम सभी को पता है, व्याख्यान विधि का प्रयोग वैदिक काल वगैरह में, प्राचीन समय में बहुत अधिक किया जाता था। गुरु द्वारा शिष्य को कोई भी चीज़ व्याख्या के द्वारा, या वाद विवाद का भी बहुत उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था। व्याख्या विधि के द्वारा समझाया जाता था, ठीक है। व्याख्यान विधि का उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था। वर्तमान समय में विद्यालयों में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। व्याख्यान विधि में भाषण द्वारा शिक्षण प्रदान करना। इस विधि का प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि में शिक्षक विस्तृत व्याख्या करके तथ्यों एवं घटनाओं को समझाता है। जैसा कि ये हमारा क्लियर है कि इस जो विधि है हमारा व्याख्यान, यानी कि व्याख्या द्वारा विस्तृत किसी भी जैसे प्रश्न का विस्तृत व्याख्या करके तथ्यों एवं घटनाओं को या उस चीज़ को समझाना ही व्याख्यान विधि है, ठीक है। व्याख्यान विधि क्या है, अब हम और विस्तृत इसे समझते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि जो विस्तृत हम समझते हैं, विस्तृत व्याख्या, जिस चीज़ को तथ्यों घटनाओं को समझते हैं या करते हैं उसको समझाने के लिए, वही हमारा व्याख्यान है। तो अब हम विस्तृत समझते हैं कि व्याख्यान विधि क्या है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर व्याख्यान विधि, यह पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग शिक्षण विधियों के प्राप्त इतिहास के प्रारंभ काल से ही किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा किया है, किसी विषय की बहुत अधिक समय तक विस्तार से व्याख्या करते चले जाना ही व्याख्यान कहलाता है। जैसा कि मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, वही हमारा व्याख्यान है। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर लगातार तभी से व्याख्या कर रही हूँ कि व्याख्यान विधि क्या है। अभी ह्यूरिस्टिक विधि भी मैंने बताया कि ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, लगातार ये मैं व्याख्या करते चली जा रही हूँ, यही हमारा व्याख्यान कहलाता है, ठीक है। इस विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु जो होता है वह अध्यापक होता है, क्योंकि अध्यापक ही जो है वही हमारा व्याख्या करेगा। तो केंद्र बिंदु कौन होगा, हमारा अध्यापक ही तो होगा, ठीक है। इसे हम ध्यान में रखेंगे, केंद्र बिंदु कौन होता है, अध्यापक होता है। और वही सक्रिय रहता है, क्योंकि केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। अध्यापक ही किसी भी तथ्य या घटना या कोई भी प्रश्न का व्याख्या अध्यापक ही करेगा, तो जाहिर सी बात है वही सक्रिय होगा। बाकी छात्र जो है वो निष्क्रिय के मतलब गौड़ होते हैं, उनका स्थान गौड़ होता है, निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि जो अध्यापक होता है वही सक्रिय होता है, वही व्याख्यान करता है। तो जो अभी ये है हमारा, ये हमारे निगेटिव पॉइंट में आ जाएगा कि छात्र का जो इसमें स्थान होता है वो निष्क्रिय होता है, ठीक है। छात्र उतना अच्छे से भाग नहीं लेते हैं, वो बस सुनते हैं, ठीक है। अभी हम जब इसके दोष को पढ़ेंगे तो उसमें इस पर चर्चा किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए यह विधि जितनी प्रचलित है उतनी आसान नहीं। शिक्षण इस विधि में एक कुशल वक्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक है यहाँ पे, कि शिक्षक जो होता है इस विधि में एक कुशल वक्ता के रूप में कार्य करता है और छात्र उसे सुनते हैं। यानी कि अभी हमने जैसा ऊपर पढ़ा कि जो हम व्याख्यान किसी भी चीज़ का विस्तृत व्याख्या करते हैं लगातार, जैसे अभी हम आपके समक्ष व्याख्यान विधि की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो हमारा व्याख्यान कहलाता है, ठीक है। और इस विधि में जो केंद्र बिंदु है, अभी फिलहाल वो अभी हम अपना एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं, तो फिलहाल केंद्र बिंदु कौन है, वह अभी मैं हूँ, ठीक है। तो अभी केंद्र बिंदु अध्यापक, शिक्षक का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है और वही सक्रिय होता है। अभी फिलहाल इस समय जो है सक्रिय वो मैं हूँ, और आप वीडियो सुन रहे हैं तो अभी आप सक्रिय नहीं है, मतलब कि आप सुन रहे हैं, आप एक तरफ से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सक्रिय तो मैं ही हूँ फिलहाल, अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो छात्र जो इसमें अध्यापक होता है वह सक्रिय होता है। और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए यह विधि जितनी प्रचलित है उतनी आसान तो है नहीं।
ठीक है। और शिक्षक इस विधि में एक कुशल वक्ता के रूप में कार्य करता है और छात्र उसे सुनते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। व्याख्यान परिचर्या का मुख्य अंश है। यह विधि आज कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से प्रचलित है। इसमें अध्यापक पूरी तैयारी करके व्याख्यान प्रस्तुत कर छात्रों में व्यवहार परिवर्तन का प्रयास करता है। इस प्रकार जीव विज्ञान विषय का ज्ञान छात्रों तक पहुंचाता है। शिक्षण को सुनने के साथ साथ छात्र संप्रेषण के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करने का प्रयत्न करते हैं। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं एक बार। इस पॉइंट का अर्थ ये है कि जो व्याख्यान परिचर्या का मुख्य अंश है, ठीक है, हम सभी को पता है। और यह विधि जो आजकल हम कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो कॉलेज या विश्वविद्यालय में जो मुख्य रूप से प्रचलित विधि होती है वो सबसे अधिक व्याख्यान विधि ही होती है। क्योंकि जो शिक्षक हमारे होते हैं, यहाँ पर जीव विज्ञान हमारा विषय लिख दिया हुआ है, इसे आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जीव विज्ञान को हम यहाँ पर जीव विज्ञान विषय जो है उसको फॉर एग्जांपल के लिए रखा हुआ है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल जीव विज्ञान या हिस्ट्री ले लेते हैं। हिस्ट्री का जो हमारा है विषय, उसमें अगर कोई शिक्षक हमारा जो इतिहास से संबंधित हमें जानकारी दे रहा है कॉलेज या विश्वविद्यालय में, उसमें वो लगातार जो है वो व्याख्यान, जैसे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो वो हमारे इतिहास को व्याख्या के जरिए लगातार हमें समझा रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है। तो जो इसमें हमारे शिक्षक हैं, मुख्य केंद्र बिंदु जो है हमारे अध्यापक, वो इसमें हमको समझाते हुए व्याख्या करते हुए चलते रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं व्याख्या करते हुए। और छात्र जो हम रहते हैं, हम सुनते हैं उन्हें, और जो उसमें हमें महत्वपूर्ण जो बिंदु रहती है, जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं या महत्वपूर्ण तथ्य को नोट करने का प्रयत्न करते हैं संप्रेषण के दौरान। यानी कि संप्रेषण यानी कि संचार, कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, पढ़ा रखा है, उससे भी आप एक बार देख सकते हैं। तो जो संप्रेषण के दौरान हमारे शिक्षक द्वारा जो हमें इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं, जो उनकी व्याख्या में हमें लगता है हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसे हम नोट करते हुए चलते हैं। ये आप सबने भी किया होगा, ये मैंने भी किया हुआ है, इसीलिए इसे आप खुद से रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रायः अच्छे व्याख्यान में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होना चाहिए, जैसे कि पहला है तैयारी, प्रस्तुतिकरण। व्यक्तित्व कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को विषय के संदर्भ में पाठ्य योजना तैयार करके आवश्यक अध्ययन तथा पूर्व जानकारी के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ये व्याख्यान में निम्नलिखित तथ्यों का इनका समावेश होना जरूरी है। अब देखते हैं, व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसको पॉइंट में देख लेते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, वह है व्याख्यान लंबा, औपचारिक तथा उबाऊ नहीं होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि व्याख्यान में पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध कर ले। शिक्षक को छात्रों की रुचि तथा स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम सभी को पता है, हमारी वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित है। बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं आदि का ध्यान में रखकर ही हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं और व्याख्यान करते हैं उसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है, व्याख्यान रोचक एवं सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि अधिगम सक्रिय क्रिया है, इसलिए इसमें छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हमारा है, व्याख्यान शब्द प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत विषय का पूर्ण चित्र छात्रों के मस्तिष्क में अंकित करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा आखिरी पॉइंट जो है उस पर एक बार ध्यान देते हैं। छात्र व्याख्यान को समझ सके, इसके लिए व्याख्यान के साथ अन्य किसी विधि का प्रयोग भी आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि व्याख्यान हम जो दे रहे हैं उसे समझ सके, इसीलिए व्याख्यान विधि के साथ साथ, ये हम व्याख्यान विधि जो पढ़ रहे इसके साथ साथ किसी अन्य विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आवश्यक है, प्रयोग आवश्यक है। अब देखते हैं व्याख्यान विधि की उपयोगिता क्या क्या है, पॉइंट में देखते हैं इसको भी हम। पहला पॉइंट है, व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक एवं शिक्षार्थी में संपर्क स्थापित होना आवश्यक है। शिक्षक जब भाषण देता है तो उसकी आवाज़, भाव भंगिमा, शारीरिक संचालन से छात्रों से संपर्क हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो उपयोगिता है हमारी, इससे विद्यार्थियों में सुनने के कौशल का विकास होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्याख्यान विधि अवधारणाओं को स्पष्ट करने की महत्वपूर्ण विधि है।
फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, व्याख्यान विधि से छात्रों की समय और शक्ति की बचत होती है। ठीक है। पांचवा है, वर्तमान समय में प्रोजेक्ट विधि समस्या शिक्षण विधि के सफल क्रियान्वित करने के लिए व्याख्यान विधि की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट विधि और समस्या शिक्षण विधि के सफल क्रियान्वित करने के लिए व्याख्यान विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है। इन दोनों प्रोजेक्ट विधि एंड समस्या समाधान शिक्षण विधि भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूरिस्टिक विधि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इस पर वीडियो आपको चैनल पर इस पर मिल जाएगी, ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण या खोज विधि पर। ठीक है। तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर देख सकते हैं। आगे आने वाली सारे शिक्षण वीडियो के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके। छठा पॉइंट जो हमारा है वह है, शिक्षक जब अपना भाषण तैयार करता है तो वह बहुत पुस्तकों का सहारा लेता है, जिससे वह उन पुस्तकों का भाषण में उल्लेख करता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी उन पुस्तकों का अध्ययन कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं व्याख्यान विधि के गुण। व्याख्यान विधि के गुण और दोष देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं व्याख्यान विधि के गुण। किसी भी चीज़ में गुण व दोष दोनों होते हैं, तो सबसे पहले हम गुण पे चर्चा करेंगे, फिर जो बचेगा उस पर हम दोषों पे चर्चा कर लेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, यह अत्यंत सरल, संक्षिप्त एवं तीव्र गति से चलने वाली विधि है। ये हम सभी को पता है, सरल होती है, संक्षिप्त तथा तीव्र गति से व्याख्यान चलने वाली विधि है, क्योंकि इसमें सिर्फ व्याख्या किया जाता है। और जो छात्र प्रतिभाशाली या जो सामान्य छात्र भी होते हैं वह उसमें से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको नोट करते चलते हैं। तो यह एक संक्षिप्त एवं तीव्र विधि, गति से चलने वाली विधि है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इस विधि से समय की बचत होती है। बहुत कम समय में ही एक साथ कई छात्रों को अधिक पाठ्य वस्तु दी जा सकती है। अभी हमने ऊपर समझा कि इसमें समय और श्रम की भी बचत होती है। यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। इस विधि में अधिक धन तथा श्रम नहीं लगता है, क्योंकि इस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है कि इसमें धन तथा श्रम की अधिक नहीं लगता है, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला कार्य नहीं होता है, प्रयोगशाला की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ व्याख्यान किया जाता है शिक्षक द्वारा, तो इसमें समय, धन और श्रम तीनों की बचत होती है, तीनों कम लगता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा, इस विधि द्वारा संगठित ज्ञान निश्चित ज्ञान क्रम में विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नवीन पाठ प्रसंग तथा विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि सर्वोत्तम है। ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर है कि नवीन पाठ जो होता है, नए पाठ या विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि सर्वोत्तम है। सबसे पहले हम व्याख्या करके ही किसी चीज़ को बताते हैं। आठवां पॉइंट है, छात्रों पर नियंत्रण रखना आसान होता है। ठीक। अब आखिरी पॉइंट देखते हैं, इस विधि से छात्रों में, यहाँ पर इस कर लीजिएगा, इस विधि से छात्रों में रुचि पैदा होती है। साथ ही साथ शिक्षक को पाठ्य वस्तु की समाप्ति के साथ ही साथ स्वयं प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है। अब हम आते हैं व्याख्यान विधि के दोष देखते हैं कौन कौन से हैं। ये था हमारा व्याख्यान विधि के गुण। अभी तक हमने इस पर चर्चा की व्याख्यान विधि की क्या उपयोगिता है तथा इसके गुण। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या दोष हैं। पहला पॉइंट है इसमें, व्याख्यान विधि के द्वारा विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं, यानी कि वह बस शिक्षक व्याख्या करते रहता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता की तरह सुनते रहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वह है, शिक्षक के द्वारा भाषण की तैयारी अच्छी न होने के कारण वास्तविक विषय से हट जाते हैं और अनावश्यक बातों को समाहित करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है कि अगर भाषण की या व्याख्यान की तैयारी अच्छी नहीं होती है शिक्षक की ओर से, तो वह वास्तविक जो विषय होता है, विषय वस्तु से हटकर अनावश्यक बातें, अपने घर आदि अन्य चीज़ें, अन्य बातें करने लगते हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा है, विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षक पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वह शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्याख्यान विधि के लिए शिक्षक द्वारा अध्ययन तथा अभ्यास की आवश्यकता के साथ भाषण कला में पारंगत होने की आवश्यकता होती है, और सभी अध्यापक इसमें निपुण नहीं होते हैं। यह हम सभी को पता है कि इसमें व्याख्यान विधि के लिए शिक्षक को भाषण कला में पारंगत होने की आवश्यकता है, और जरूरी नहीं है कि सभी इसमें निपुण ही हों। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, बच्चों में हमेशा बोरियत और अरुचि का भाव व्याप्त रहता है। ठीक है। इस विधि में बच्चों की भागीदारी बहुत कम होती है। अध्यापक द्वारा बताए गए तथ्यों को याद करते हैं,
जो अध्यापक तथ्य बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताते हैं, वो उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं और इनकी भागीदारी बहुत कम होती है। यानी कि अभी हमने पहले पॉइंट में ही पढ़ा कि जो छात्र होते हैं वो मुख्य श्रोता की तरह या निष्क्रिय श्रोता बन के बस सुनते रहते हैं भाषण या व्याख्या। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट इसमें देखते हैं। अध्यापक के व्याख्यान के समय बच्चे सिर्फ श्रवण क्रिया करते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।